हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यूज़ रीजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपभ्रंश से हिंदी का विकास। इसके पहले हमने आर्य भाषा के विकास को देख लिया। अब आर्य भाषा का सफ़र किस तरह से तय होकर के हिंदी तक पहुँचा, यहाँ हम देखेंगे। जो अपभ्रंश वाला जो समय था, जो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक था, तो उस अपभ्रंश से किस तरह से हिंदी बोलियों का, उपभाषा का विकास हुआ। तो एक बार हम देख लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। बोली जो होती है, क्षेत्र विशेष की भाषा को कहते हैं बोली। इसका कोई साहित्य नहीं होता है। बोली का कोई साहित्य नहीं होता है, एक बड़े क्षेत्र को नहीं घेरती है। अगर हम इसे उपभाषा की बात करें तो इसका अर्थ ये है बोली का विस्तार बढ़ जाने पर जो बोली है वो उपभाषा में बदल जाती है और उपभाषा में साहित्य प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो बोली में हम देखेंगे भोजपुरी जो है आपकी बोली है, इसका कोई साहित्य नहीं प्राप्त होता। अगर हम उपभाषा की बात करें तो उपभाषा में हम देखेंगे कि ब्रज भाषा है, इसका साहित्य मिलता है, मैथिली का मिलता है, अवधी का प्राप्त होता है। तो ये सारी जो है उपभाषाएं हैं। जो भाषा है, जब उपभाषा का जो क्षेत्र है यह बहुत बढ़ जाता है, तब यहाँ पर जो है उपभाषा बदल करके भाषा का रूप ले लेती है। जिस तरह से भारत में हिंदी है, पंजाबी भी आपकी भाषा है। तो भाषा का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत ही बड़े इलाके में भाषा का प्रयोग किया जाता है। उपभाषा जो है इससे कम क्षेत्र को घेरती है, जो बोली होती है छोटे क्षेत्र को घेरती है। तो ये फ़र्क है भाषा, उपभाषा और बोली में। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था आर्य भाषा से हिंदी का सफ़र। इसमें हमने देखा था जो आर्य भाषा थी, आर्य भाषा को 3 भागों में मैंने बांटा था: प्राचीन, भारतीय आर्य भाषा, जो इसका दूसरा वाला पार्ट था उसे मध्यकालीन भारतीय
आर्य भाषा नाम दिया गया। और जो इसका तीसरा रूप था, तीसरा था इसका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इसका जो टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और जो ये मध्यकालीन आर्य भाषा थी, इसका जो टाइम पीरियड था यहाँ से 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो आधुनिक आर्य भाषा थी 1000 से लेकर के अब तक। प्राचीन आर्य भाषा थी, इसके दो पार्ट थे, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है, यास्क और पाणिनि नाम दिया है। और लौकिक संस्कृत को जो है संस्कृत भाषा नाम दिया गया है। जो वैदिक संस्कृत है इसका टाइम पीरियड जो है 1500 ईसा पूर्व से इसका जो है 500 1000 ईसा पूर्व तक। और जो इसका संस्कृत का टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक और संस्कृत, वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो लौकिक संस्कृत है इसका टाइम पीरियड कितना है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। अब जो मध्यकालीन भारतीय जो आर्य भाषा है इसके 3 पार्ट हैं। ओवर अगर ऑल बात किया जाए तो इसे प्राकृत कहते हैं। ये पूरी की पूरी प्राकृत थी। प्राकृत का टाइम था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। पहली थी पाली, दूसरी थी प्राकृत जो कि प्राकृत का सेकंड रूप था, और तीसरा था अपभ्रंश जिसका बाद वाला टाइम अवहट का था। तो पाली का जो टाइम पीरियड था अब ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक। और जो प्राकृत है इसका टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। अगर अपभ्रंश की बात हम करते हैं तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश है। अगर अवहट की बात किया जाए तो अवहट का जो टाइम पीरियड है वह बीच में से इसके स्टार्ट होकर के 900 से लेकर के 1100 ईस्वी तक। ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईस्वी तक। इसमें जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आ गई, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आ गई। अब जो है अगर हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं तो इसे पहले हटा लेते हैं। अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसके भी तीन पार्ट हैं। प्राचीन हिंदी, इसका दूसरा पार्ट है मध्यकालीन हिंदी,
और जो इसका तीसरा पार्ट है यह है आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का जो टाइम पीरियड है अब यहाँ जो अब मैंने अब अवहट का टाइम पीरियड यहाँ समाप्त किया था 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। अगर बात की जाए मध्यकालीन हिंदी की तो इसका टाइम पीरियड है जो है 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। अगर आधुनिक हिंदी की बात की जाए तो 1850 से लेकर के अब तक। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आर्य भाषा ने हिंदी तक का सफ़र किस तरह से तय किया। अब हम इसमें ये देखेंगे जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास किस तरह से हुआ है और कितने अपभ्रंश हैं। तो भोलानाथ तिवारी ने अलग अलग किताबों में अलग अलग अपभ्रंश की संख्या दी गई है। किसी किताब में आपको 5 अपभ्रंश मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे और किसी में आपको 7 मिलेंगे। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश की संख्या 7 बताई है। आपकी पहली है सरसेनी, दूसरी है आपकी अर्धमागधी, तीसरा आपका अपभ्रंश है मागधी, चौथे की बात करें तो खस, पांचवा आपका ब्राचड़, छठा है आपका पैशाची और आपकी अगर 7वें की बात की जाए तो 7वां आपका अपभ्रंश है महाराष्ट्री। ये टोटल आपके 7 हो गए। शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़, पैशाची और महाराष्ट्री। ये आपके हो गए 7 अपभ्रंश। अब अपभ्रंश की भी शाखाएं हैं जिसे हम देखेंगे। जैसे अगर शौरसेनी की देखा जाए तो इसकी 3 शाखाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी में के पार्ट अगर हम करते हैं तो अर्धमागधी में है आपकी पूर्वी हिंदी। अगर हम मागधी को देखते हैं तो मागधी से आपकी निकल के आती है बिहारी। खस से देखें तो खस से निकल कर के आता है पहाड़ी। ब्राचड़ से निकल के आती है सिंधी। और पैशाची से निकल कर के आती है लहंदा और पंजाबी, लहदा और पंजाबी। और महाराष्ट्र से आपकी निकल कर के आती है मराठी। तो शौरसेनी के 3 पार्ट हुए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, खस से पहाड़ी, ब्राचड़ से सिंधी, पैशाची से लहंदा और पंजाबी और महाराष्ट्री से मराठी। यहाँ तक आप समझ लिए। अब हम इसमें देखते हैं पश्चिमी जो हिंदी है, इसमें है पहले ब्रजभाषा, बुंदेली,
ब्राजड़, बांगरू, बांगरू, खड़ी बोली, और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के की भी कितनी शाखाएं हो गई? ब्रजभाषा, दूसरी बुंदेली, तीसरी आपकी बांगरू, चौथी आपकी खड़ी बोली और पांचवी कन्नौजी। राजस्थानी के देखें तो राजस्थानी की है, पहली है आपकी मारवाड़ी, आपकी दूसरी है जयपुरी, अगर देखा जाए तो तीसरी है आपकी मालवी, और आपकी चौथी देखें तो ये है आपकी मेवाती। यानी कि राजस्थानी के भी 4 भाग हुए, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। गुजराती ऐसे ही है, इसके कोई शाखा नहीं है। अगर हम पूर्वी हिंदी को देखते हैं जो कि अर्धमागधी से निकली हुई है, पूर्वी हिंदी में देखते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी से अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अगर देखा जाए मागधी से निकल के एक शाखा है बिहारी, और बिहारी की अगर हम देखें तो शाखाएं हैं इसकी भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहारी के 3 पार्ट हुए, भोजपुरी, मैथिली, मगही। अगर हम पहाड़ी की करते हैं पार्ट तो इसकी है कुमाऊनी, गढ़वाली, अगर हम सिंधी की बात करें तो सिंधी की कोई शाखा नहीं है, लंदा पंजाबी का नहीं है, यही है सेम है, और महाराष्ट्री से मराठी। याद आपको मोस्टली आपको कन्फ्यूजन होता है पश्चिमी हिंदी में और पूर्वी हिंदी में। बिहारी का भी आप याद हो जाता है, लेकिन पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में कन्फ्यूजन होता है। राजस्थानी भी अलग हो जाती है। लेकिन अगर इसको अस्थायी रूप से याद करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स में आप कभी भी भूलें ना, तो एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। उस ट्रिक को अगर दिमाग में नोट्स बनाते हुए अगर आप लिख लेते हैं 2-4 बार उसको याद करके, फिर खुद से अगर ये स्ट्रक्चर बना करके लिखने का प्रयास करते हैं तो आपका ये अस्थायी हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक ये है कि अगर ये पश्चिमी हिंदी को याद करना है तो उसके लिए ट्रिक है कि पश्चिम में ब्र, बु, बा, खड़ी, कन्नौज में। पश्चिम में ब्रबुआ, खड़ी, कन्नौज में। ब्र से ब्रजभाषा, आपका बू से बुंदेली, अगर बा से देखा जाए तो बांगरू, खड़ी से अगर देखा जाए तो खड़ी बोली,
और कन्नौज से कन्नौजी। पश्चिम में ब्रभुआ खड़ी कन्नौज में। याद इसे 2-3 बार लिख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर हम राजस्थानी को याद करने की ट्रिक देखते हैं तो ये सारी चीज़ें तो याद ही रहती हैं कि ये राजस्थान से है। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं कि मारवाड़ी 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 के जयमाल में मेवा खाया। मारवाड़ी के जयमाल में मेवा खाया। तो मारवाड़ी से तो मारवाड़ी सीधे निकल के आ गई, मारवाड़ी पहली आपकी। दूसरी आपकी निकल के आ गई जैसे जयपुरी। माल से निकल के आ गई मालवी। और मेवा से निकल के आ गई मेवाती। चारों भाषाएं आपकी निकल कर के आ गई, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। ये चारों भाषाएं निकल के आ गई। मारवाड़ी के जयमाल में मेवा खाया। तो आपका पश्चिमी हिंदी का हो गया, राजस्थानी का हो गया, गुजराती का है नहीं। अब हम पूर्वी हिंदी की ट्रिक को देखते हैं। पूर्व में अब 36 कुछ भी आप संख्या लिख देंगे याद करने के लिए। पूर्व में अब 36 चूहे भी हो गए, बंदर कर दीजिए, जो भी है याद करने के लिए। फिलहाल आपको यही याद करना है। तो पूर्व से आपकी हो जाएगी पूर्वी हिंदी, अ से हो जाएगी अवधी, ब से हो जाएगी बघेली और 36 से हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी भी आपकी हो गई। बिहारी को याद करने की ट्रिक देखते हैं कि बिहार के भोज में मैम। बिहार के भोज में मैम। बिहार से बिहारी, बिहारी से निकल कर के आ गई भोजपुरी। मैं से निकल कर के आ गई मैथिली और म से हो गई आप मगही। तो ये हो गई बिहार की ट्रिक। बिहारी की ट्रिक, बिहारी को याद करने की, जो कि मगध की संख्या है, मतलब शाखा है, जो कि मगध की शाखा है बिहारी। और बिहारी में से भोजपुरी, मैथिली और मगही को हमने निकाला बिहार के भोज में मैम। अब आपकी है ये पहाड़ी, जो कुमाऊनी, गढ़वाली, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, 2 है। सिंधी, अगर हम इसको याद करते हैं कि खस से जो पहाड़ी निकली है, तो इसको याद करने का तरीका है कि जो खिसकने का काम होता है वो पहाड़ का होता है। तो खिसकने से जोड़ लीजिएगा पहाड़ी। ब्राचड़, तो बा यहाँ से निकाल करके और सी को जोड़ करके बासी से इसको जोड़ लीजिएगा, तो इसलिए ब्राचड़ से सिंधी आपको याद हो जाएगा। पैशाची को अगर याद करना है कि उसे क्या निकला है, तो लहंदा और पंजाबी। तो इसको अगर आप ट्रिक के द्वारा याद करते हैं तो पिशाचिन ने पंजाबी लहंगा पहना।
तो इस तरह से पिशाचिन ने पंजाबी लहंगा पहना, तो इस तरह से आप लहंगा से लहंगा, पंजाबी, पैशाची इस तरह से जोड़ लीजिएगा और ये भी आपका याद हो जाएगा। महाराष्ट्र से मराठी याद करने की जरूरत नहीं है। मेहनत सबसे ज़्यादा थी आपकी पश्चिमी हिंदी में, अर्धमागधी में, मागधी में, तो ये सब ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही अवेलेबल हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।